प्रातःकाल मुंह गुलाबाज खां ने नमाज पढ़ी, कपड़े पहने और महरी से किराए की गाड़ी लाने को कहा। शीरी बेगम ने पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ जाने का इरादा है? कुल, जरा छोटे साहब को सलाम करने जाना है। शीरी, तो पैदल क्यों नहीं चले जाते? कौन बड़ी दूर है? गुल, जो बात तुम्हारी समझ में न आए उसमें जबान न खोला करो। शीरी, पूछती तो हूँ, पैदल चले जाने में क्या हर्ज है? गाड़ी वाला 1 रुपए से कम न लेगा। कुल, हंसकर, हुक्काम किराया नहीं देते, उसकी हिम्मत है कि मुझसे किराया मांगे, चलान करवा दूं। शीरी, तुम तो हाकिम भी नहीं हो, तुम्हें वह क्यों ले जाने लगा? गुल, हाकिम कैसे नहीं हूँ? हाकिम की क्या सींग पूंछ होती है जो मेरे नहीं है? हाकिम को दोस्त हाकिम से कम रोब नहीं रखता। अहमक नहीं हूँ कि 100 काम छोड़कर हुक्काम की सलामी बजाया करती हूँ। यही इसी की बरकत है कि पुलिस माल दीवानी के अहलकार मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं। थानेदार ने कल जो सौगात भेजी थी, वह किस लिए? मैं उनका दामाद तो नहीं हूँ, सब मुझसे डरते हैं। इतने में महरी एक तांगा लाई। खां साहब ने फौरन साफा बांधा और चले। शीरी ने कहा, अरे तो पान तो खाते जाओ। गुल, खां, लाओ हाथ में मेहंदी भी लगा दो। अरे नेकबख्त, हुक्काम के सामने पान खाकर जाना बेअदबी है। शीरी, आओगे कब तक? खाना तो यही खाओगे। गुल, तुम मेरे खाने की फिक्र न करना, शायद कुंवर साहब के यहाँ चला जाओ। कोई मुझे पूछे तो कहला देना, बड़े साहब से मिलने गए हैं। खां साहब आकर तांगे पर बैठे। तांगे वाले ने पूछा, हुजूर, कहाँ चलूं? गुल, छोटे साहब के बंगले पर, सरकारी काम से जाना है। तांगे, हुजूर को वहाँ कितनी देर लगेगी? गुल, ये मैं कैसे बता दूं, ये तो हो नहीं सकता कि साहब मुझसे बार बार बैठने को कहे और मैं उठकर चला आऊं। सरकारी काम है, न जाने कितनी देर लगे। बड़े अच्छे आदमी है बेचारे, मजाल नहीं कि जो बात कह दूं उससे इनकार कर दे। आदमी को अगरूर न करना चाहिए, अगरूर करना शैतान का काम है। मगर कई थानेदारों से जवाब तलब कर चुका हूँ, जिसको देखा कि रियाया को ईजा पहुंचाता है उसके पीछे पड़ जाता हूँ। तांगे, हुजूर, पुलिस बड़ा अधेर करती है। जब देखो बेगार, कभी आधी रात को बुला भेजा, कभी फिजर को। मरे जाते हैं हुजूर, उस पर हर मोड़ पर सिपाहियों को पैसे चाहिए, न दे तो झूठा चलान कर दें। गुल, सब जानता हूँ जी, अपनी झोपड़ी में बैठा सारी दुनिया की सैर किया करता हूँ, वही बैठे बैठे बदमाशों की खबर लिया करता हूँ। देखो, तांगे को बंगले के भीतर न ले जाना, बाहर फाटक पर रोक देना। तांगे, अच्छा हुजूर, अच्छा। अब देखिए, वह सिपाह मोड़ पर खड़ा है, पैसे के लिए हाथ फैलाएगा, न दूं तो ललकारेगा, मगर आज कसम कुरान की, टका सा जवाब दे दूंगा। हुजूर बैठे हैं तो क्या कर सकता है? गुल, नहीं नहीं, जरा जरा सी बात पर मैं इन छोटे आदमियों से नहीं लड़ता। पैसे दे देना, मैं तो पीछे से बचा की खबर लूंगा। मुअत्तल न करा दूं तो सही, दूबदू गाली गलौज करना, इन छोटे आदमियों के मुंह लगना मेरी आदत नहीं। तांगे वाले को भी ये बात पसंद आई। मोड़ पर उसने सिपाही को पैसे दे दिए। तांगा साहब के बंगले पर पहुंचा। खां साहब उतरे और जिस तरह कोई शिकारी पैर दबा दबा कर चौकन्नी आंखों से देखता हुआ चलता है, उसी तरह आप बंगले के बरामदे में जाकर खड़े हो गए। बैराई बरामदे में बैठा था। आपने उसे देखते ही सलाम किया। बैराई, हुजूर तो अंधेर करते हैं, सलाम हमको करना चाहिए और आप पहले ही हाथ उठा देते हैं। गुल, अजी, इन बातों में क्या रखा है? खुदा की निगाह में सब इंसान बराबर है। बैराई, हुजूर को अल्लाह सलामत रखे, क्या बात कही है। हक तो यह है, पर आदमी अपने को कितना भूल जाता है। यहाँ तो छोटे छोटे अमले भी इंतजार करते रहते हैं कि यह हाथ उठावे। साहब को इत्तला कर दूं? गुल, आराम में हो तो रहने दो, अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं। बैराई, जी नहीं हुजूर, हाजिरी पर से तो कभी के उठ चुके, कागज वागज पते होगे। गुल, अब इसका तुम्हें अख्तियार है, जैसा मौका हो वैसा करो। मौका महल पहचानना तुम्ही लोगों का काम है। क्या हुआ, तुम्हारी लड़की तो खैरियत से है न? बैराई, हाँ हुजूर, अब बहुत मजे में है। जब से हुजूर ने उसके घरवालों को बुलाकर डांट दिया है, तब से किसी ने चू भी नहीं किया। लड़की हुजूर की जान माल को दुआ देती है। बैरे ने साहब को खां साहब की इत्तला की और एक क्षण में खां साहब जूते उतार कर साहब के सामने जा खड़े हुए और सलाम करके फर्श पर बैठ गए। साहब का नाम काटन था। काटन, ओ, यह आप क्या करता है? कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। काटन, नहीं नहीं, आप हमारा दोस्त है। खां, हुजूर चाहे मेरे को आफताब बना दे, पर मैं तो अपनी हकीकत समझता हूँ।
बंदा उन लोगों में नहीं है जो हुजूर के करम से 4 हर्फ पढ़कर जमीन पर पाँव नहीं रखते और हुजूर लोगों की बराबरी करने लगते हैं। काटन खां साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हम आज के 5वें दिन नैनीताल जा रहा है, वहां से लौटकर आपसे मुलाकात करेगा। आप तो कई बार नैनीताल गया होगा, अब तो सब रईस लोग वहां जाता है। खां साहब, नैनीताल क्या, बरेली तक भी न गए थे, पर इस समय कैसे कह देते कि मैं वहां कभी नहीं गया। साहब की नजरों से गिर न जाते। साहब समझते कि यह रईस नहीं, कोई चरकटा है। बोले, हाँ हुजूर, कई बार हो आया हूँ। काटन, आप कई बार हो आया है, हम तो पहली दफा जाता है। सुना बहुत अच्छा शहर है। हाँ, बहुत बड़ा शहर है हुजूर, मगर कुछ ऐसा बड़ा भी नहीं है। काटन, आप कहाँ ठहरता? वहाँ होटलों में तो बहुत पैसा लगता है। हाँ, मेरी हुजूर न पूछे, कभी कहीं ठहर गया, कभी कहीं ठहर गया। हुजूर के इकबाल से सभी जगह दोस्त है। काटन, आप वहाँ किसी के नाम चिट्ठी दे सकता है कि मेरे ठहरने का बंदोबस्त कर दें। हम किफ़ायत से काम करना चाहता है। आप तो हर साल जाता है, हमारे साथ क्यों नहीं चलता? खां साहब बड़ी मुश्किल में फंसे। अब बचाव का कोई उपाय न था। कहना पड़ा, जैसा हुजूर के साथ ही चला चलूंगा, मगर मुझे अभी जरा देर है हुजूर। काटन, ओ कुछ परवाह नहीं, हम आपके लिए 1 हफ्ता ठहर सकता है। अच्छा सलाम, आज ही आप अपने दोस्त को जगह का इंतजाम करने को लिख दे। आज के 7वें दिन हम और आप साथ चलेगा। हम आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। खां साहब ने सलाम किया और बाहर निकले। तांगे वाले से कहा, कुन शमशेर सिंह की कोठी पर चलो। कुन शमशेर सिंह खानदानी रईस थे, उन्हें अभी तक अंग्रेजी रहन सहन की कवा न लगी थी। 10 बजे दिन तक सोना, फिर दोस्तों और मुसाहिबों के साथ गपशप करना, 2 बजे खाना खाकर फिर सोना, शाम को चौक की हवा खाना और घर आकर 12-1 बजे तक किसी परी का मुजरा देखना, यही उनकी दिनचर्या थी। दुनिया में क्या होता है, इसकी उन्हें कुछ खबर न होती थी, या हुई भी तो सुनी सुनाई। खां साहब उनके दोस्तों में थे। जिस वक्त खां साहब कोठी में पहुंचे 10 बजे हो गए थे। कुन साहब बाहर निकल आए थे, मित्रगण जमा थे। खां साहब को देखते ही कुन साहब ने पूछा, कहिए खां साहब, किधर से? खां साहब, जरा साहब से मिलने गया था, कई दिन बुला बुला भेजा, मगर फुर्सत ही न मिलती थी। आज उनका आदमी जबरदस्ती खींच ले गया, क्या करता, जाना ही पड़ा। कहाँ तक बेरुखी करूं? कुन, यार, तुम न जाने अफसरों पर क्या जादू कर देते हो कि जो आता है तुम्हारा दम भरने लगता है। मुझे वह मंत्र क्यों नहीं सिखा देते? हाँ, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि क्यों हुक्काम मुझ पर इतने मेहरबान रहते हैं। आपको यकीन न आवेगा, मेरी आवाज़ सुनते ही कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और ले जाकर अपनी खास कुर्सी पर बैठा दिया। कुन, अपनी खास कुर्सी पर? हाँ साहब, हैरत में आ गया, मगर बैठना ही पड़ा। फिर सिगार मंगवाया, इलायच, मेवे, चाय, सभी कुछ आ गए। यूं कहिए कि खासी दावत हो गई। यह मेहमानदारी देखकर मैं दंग रह गया। कुन, तो वह सब दोस्ती भी करना जानते हैं। खां, अजी दूसरा क्या खां की दोस्ती करेगा? अब हद हो गई कि मुझे अपने साथ नैनीताल चलने को मजबूर किया। कुन, सच? खां, कसम कुरान की। हैरान था कि क्या जवाब दूं, मगर जब देखा कि किसी तरह नहीं मानते तो वादा करना ही पड़ा। आज ही के दिन कूच है। कुन, क्यों यार, मैं भी चला चलूं तो क्या हर्ज है? खां, सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या बात होगी। कुन, भाई, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इससे जाते डर लगता है। आप तो हो आए होंगे। खां, कई बार हो आया हूँ। हाँ, इधर कई साल से नहीं गया। कुन, क्यों साहब, पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते दम फूल जाता होगा। राधाकांत व्यास बोले, धर्मावतार, चढ़ने को तो किसी तरह चढ़ भी जाए, पर पहाड़ों का पानी ऐसा खराब होता है कि एक बार लग गया तो प्राण ही लेकर छोड़ता है। बद्रीनाथ की यात्रा करने जितने यात्री जाते हैं, उनमें बहुत कम जीते लौटते हैं, और संग्रहणी तो प्रायः सभी को ही जाती है। कुन, हाँ, सुना तो हमने भी है कि पहाड़ों का पानी बहुत लगता है। लाला सुखदयाल ने हामी भरी। गोसाई जी ने भी तो पहाड़ के पानी की निंदा की है, लागत अति पहाड़ का पानी, बड़ दुख होत न जाए बखानी। खां, तो यह इतने अंग्रेज वहां क्यों जाते हैं साहब? ये लोग अपने वक्त के लुकमान हैं, इनका कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। पहाड़ों की सैर से कोई फायदा न होता तो क्यों जाते, जरा ये तो साचिए। प्यास, यही सोच सोचकर तो हमारे रईस अपना सर्वनाश कर रहे हैं। उनकी देखी देखी धन का नाश, धर्म का नाश, बल का नाश होता चला जाता है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। लाला, मेरे पिताजी एक बार किसी अंग्रेज के साथ पहाड़ पर गए।
वहां से लौटे तो मुझे नसीहत की कि खबरदार कभी पहाड़ पर न जाना। आखिर कोई बात देखी होगी, जमी तो यह नसीहत की। वाजिद, हुजूर, खां साहब जाते हैं, जाने दीजिए, आपको मैं जाने की सलाह न दूंगा। जरा सोचिए, कोसों की चढ़ाई, फिर रास्ता इतना खतरनाक कि खुदा की पनाह। जरा सी पगडंडी और दोनों तरफ कोसों का खड। नीचे देखा और थरथरा कर आदमी गिर पड़ा, और जो कहीं पत्थरों में आग लग गई तो चलिए वारा न्यारा हो गया। जल भून के कबाब हो गए। खां और जो लाखों आदमी पहाड़ पर रहते हैं। वाजिद, उनकी और बात है भाई साहब। खां, और बात कैसी? क्या वे आदमी नहीं हैं? वाजिद, लाखों आदमी दिन भर हल जोतते हैं, फावड़े चलाते हैं, लकड़ी फाड़ते हैं, आप करेंगे? है आप में इतनी दम? हुजूर उस चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं। खां, क्यों नहीं टट्टुओं पर जाएंगे? वाजिद, टट्टुओं पर 6 कोस की चढ़ाई, होश की दवा कीजिए। कुन्ना, टट्टुओं पर मई हमसे न जाया जाएगा। कहीं टट्टू भड़के तो कहीं के न रहे। लाला, गिरे तो हड्डियां तक न मिले, प्यास प्राण तक चूर चूर हो जाए। वाजिद, खुदाबंद, एक जरा सी ऊंचाई पर से आदमी देखता है तो कांपने लगता है, न कि पहाड़ की चढ़ाई। क्वार, वहां सड़कों पर इधर उधर ईंट या पत्थर की मुंडेर नहीं बनी हुई है। वाजिद, खुदाबंद, मंजिलों के रास्ते में मुंडेर कैसे? कुन, आदमी का काम तो नहीं है। लाला, सुना वहां घेघा निकल आता है। कुन, अरे भाई यह बुरा रोग है, तब मैं वहां जाने का नाम भी न लूंगा। खां, आप लाल साहब से पूछे कि साहब लोग जो वहां रहते हैं उनको घेघा क्यों नहीं हो जाता। लाला, वह लोग ब्रांडी पीते हैं, हम और आप उनकी बराबरी कर सकते हैं भला, फिर उनका अकबाल। वाजिद, मुझे तो यकीन नहीं आता कि खां साहब कभी नैनीताल गए हों। इस वक्त नींद मार रहे हैं। क्यों साहब, आप कितने दिन वहां रहे? खां, कोई 4 बरस तक रहा था। वाजिद, आप वहां किस मोहल्ले में रहते थे? खां, गड़बड़ा कर, जी मैं। वाजिद, आखिर आप 4 बरस कहाँ रहे? खां, देखिए याद आ जाए तो कहूँ। वाजिद, जाए भी, नैनीताल की सूरत तक तो देखी नहीं, गप हाँक दी कि वहां 4 बरस तक रहे। खां, अच्छा साहब, आप ही का कहना सही, मैं कभी नैनीताल नहीं गया। बस अब तो आप खुश हुए। कुन, आखिर आप क्यों नहीं बताते कि नैनीताल में आप कहाँ ठहरे थे? वाजिद, कभी गए हों तब न बताएं। खां, कह तो दिया कि मैं नहीं गया, चलिए छुट्टी हुई। अब आप फरमाए कुन साहब, आपको चलना है या नहीं? ये लोग जो कहते हैं सब ठीक है। वहाँ घेघा निकल आता है, वहाँ का पानी इतना खराब है कि खाना बिल्कुल नहीं हजम होता, वहाँ हर रोज 10-5 आदमी खड्ड में गिरा करते हैं। अब आप क्या फैसला करते हैं? वहाँ जो मजे है वही यहाँ ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। जिन हुक्काम के दरवाजे पर घंटों खड़े रहने पर भी मुलाकात नहीं होती, उनसे वहाँ 24 घंटों खड़े रहने पर भी मुलाकात नहीं होती। उनसे वहाँ 24 घंटों का साथ रहेगा। मिसों के साथ झील में सैर करने का मजा अगर मिल सकता है तो वहीं अजी सैकड़ों अंग्रेजों से दोस्ती हो जाएगी। 3 महीने वहाँ रहकर आप इतना नाम हासिल कर सकते हैं जितना यहाँ जिंदगी भर भी न होगा। बस, और क्या कहूँ। कुंवर, वहाँ बड़े बड़े अंग्रेजों से मुलाकात हो जाएगी। खां, जनाब, दावतों के मारे आपको दम मारने की मोहलत न मिलेगी। कुन, जी तो चाहता है कि एक बार देख ही आए। खां, तो बस तैयारी कीजिए। सभाजन ने जब देखा कि कुन साहब नैनीताल जाने के लिए तैयार हो गए तो सबके सब हाँ में हाँ मिलाने लगे। व्यास पर्वत कंदराओं में कभी कभी योगियों के दर्शन हो जाते हैं। लाला, हाँ साहब, सुना है 200 साल के योगी वहां मिलते हैं। जिसकी ओर एक बार आंख उठाकर देख लिया, उसे चारों पदार्थ मिल गए। वाजिद, मगर हुजूर चले तो इस ठाट से चले कि वहां के लोग भी कहें कि लखनऊ के कोई रईस आए हैं। लाला, लक्ष्मी हथिनी को जरूर ले चलिए, वहां कभी किसी ने हाथी की सूरत काहे को देखी होगी। जब सरकार सवार होकर निकलेंगे और गंगा जमुनी हौदा चमकेगा तो लोग दंग हो जाएंगे। व्यास, एक डंका भी हो तो क्या पूछना। कुन, नहीं साहब, मेरी सलाह डंके की नहीं है, देश देखकर भेष बनाना चाहिए। लाला, हाँ, डंके की सलाह तो मेरी भी नहीं है, पर हाथी के गले में घंटा जरूर हो। खां, जब तक वहां किसी दोस्त को तार दे दीजिए कि एक पूरा बंगला ठीक कर रखे, छोटे साहब को भी उसी में ठहरा लेंगे। कुन, वह हमारे साथ क्यों ठहरने लगे? अफसर है। खां, उनको लाने का जिम्मा हमारा, खींच खींच कर किसी न किसी तरह ले ही आऊंगा। कुन, अगर उनके साथ ठहरने का मौका मिले तब तो मैं समझूं नैनीताल का जाना पारस हो गया। 1 हफ्ता गुजर गया, सफर की तैयारियां हो गई। प्रातःकाल काटन साहब का खत आया कि आप हमारे यहाँ आएंगे या मुझसे स्टेशन पर मिलेंगे।
कुनर साहब ने जवाब लिखवाया कि आप इधर ही आ जाएगा, स्टेशन का रास्ता इसी तरफ से है, मैं तैयार रहूंगा। ये खत लिखवा कर कुनर साहब अंदर गए तो देखा कि उनकी बड़ी साली रामेश्वरी देवी बैठी हुई है। उन्हें देखकर बोली, क्या आप सचमुच नैनीताल जा रहे हैं? कुनर, जी हाँ, आज रात की तैयारी है। रामेश्वरी, अरे आज ही रात को? यह नहीं हो सकता, कल बच्चा का मुंडन है। मैं एक न मानूंगी, आप ही न होगी तो लोग आकर क्या करेंगे? कुनर, तो आपने पहले ही क्यों न कहला दिया? पहले से मालूम होता तो मैं कल जाने का इरादा ही क्यों करता? रामेश्वरी, तो इसमें लाचारी की कौन सी बात है, कल न सही 2-4 दिन बाद सही। कुनर साहब की पत्नी सुशीला देवी बोली, हाँ और क्या, 2-4 दिन बाद ही जाना, क्या साइड टली है? कुनर, छोटे साहब से वादा कर चुका हूँ, वह रात ही को मुझे लेने आएंगे। आखिर वह अपने दिल में क्या कहेंगे? रामेश्वरी, ऐसे ऐसे वादे हुआ ही करते हैं, छोटे साहब के हाथ कुछ बिक तो गए नहीं हो। कुनर, मैं क्या कहूँ कि कितना मजबूर हूँ, बहुत लज्जित होना पड़ेगा। रामेश्वरी, तो गया जो कुछ है वह छोटे साहब ही हैं, मैं कुछ नहीं। कुनर, आखिर साहब से क्या कहूँ, कौन बहाना करूँ? रामेश्वरी, कह दो कि हमारे भतीजे का मुंडन है, हम 1 सप्ताह तक नहीं चल सकते, बस छुट्टी हुई। कुनर हंसकर, कितना आसान कर दिया है आपने इस समस्या को, ऐसा हो सकता है कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूंगा। सुशीला, क्यों हो सकने को क्या हुआ, तुम उसके गुलाम तो नहीं हो। कुनर, तुम लोग बाहर तो निकलती पैठती नहीं हो, तुम्हें क्या मालूम कि अंग्रेजों के विचार कैसे होते हैं? रामेश्वरी, अरे भगवान, आखिर उसके कोई लड़का बाला है या निगोर नाथा है? त्योहार और व्यवहार हिंदू मुसलमान सबके यहाँ होते हैं। कुनर, भाई हमसे कुछ करते धरते नहीं बनता। रामेश्वरी, हमने कह दिया, हम जाने नहीं देंगे। अगर तुम चले गए तो मुझे बड़ा रंज होगा, तुम ही लोगों से तो महफिल की शोभा होगी और अपना कौन बैठा हुआ है। कुनर, अब तो साहब को लिख भेजने का भी मौका नहीं है, वह दफ्तर चले गए होंगे। मेरा सब असबाब बन चुका है, नौकरों को पेशगी रूपा दे चुका कि चलने की तैयारी करें, अब कैसे रोक सकता हूँ? रामेश्वरी, कुछ भी हो, जाने न पाओगे। सुशीला, 2-4 दिन बाद जाने में ऐसी कौन सी बड़ी हानि हुई जाती है, वहाँ कौन लड्डू धरे हुए है? कुनर साहब बड़े धर्म संकट में पड़े, अगर नहीं जाते तो छोटे साहब से झूठ ही पड़ते हैं, वो अपने दिल में कहेंगे कि अच्छे बेहुदे आदमी के साथ पाला पड़ा। अगर जाते हैं तो स्त्री से बिगाड़ होती है, साली मुंह फुलाती है। इसी चक्कर में पड़े हुए बाहर आए तो मियाँ वाजिद बोले, हुजूर इस वक्त कुछ उदास मालूम होते हैं। व्यास मुद्रा तेजहीन हो गई है। कुनर भाई, कुछ न पूछो, बड़े सेकंड में हूँ। वाजिद, क्या हुआ हुजूर, कुछ फरमाइए तो। कुनर, ये भी एक विचित्र ही देश है। व्यास, धर्मावतार, प्राचीन काल से यह ऋषियों की तपोभूमि है। लाला, क्या कहना है, संसार में ऐसा देश दूसरा नहीं। कुनर, जी हाँ, आप जैसे गौखे और किस देश में होंगे, बुद्धि तो हम लोगों को भी छू नहीं गई। वाजिद, हुजूर, आकी के पीछे तो हम लोग लट लिए फिरते हैं। व्यास, धर्मावतार, कुछ कहते नहीं बनता, बड़ी हीन दशा है। कुनर, नैनीताल जाने को तैयार था, अब बड़ी साली कहती है कि मेरे बच्चे का मुंडन है, मैं न जाने दूंगी। चले जाऊंगे तो मुझे रंज होगा, बतलाए अब क्या करूं? ऐसी मूर्खता और कहाँ देखने में आएगी? पूछो, मुंडन नाई करेगा, नाच तमाशा देखने वालों की शहर में कमी नहीं, एक में न होगा न सही, मगर उनको कौन समझाए? व्यास, दीनबंधु, नारी हाट तो लोक प्रसिद्ध ही है। कुनर, अब ये सोचिए कि छोटे साहब से क्या बहाना किया जाएगा। वाजिद, बड़ा नाजुक मुआमला आ पड़ा हुजूर। लाला, हाकिम का नाराज हो जाना बुरा है। वाजिद, हाकिम मिट्टी का भी हो, फिर भी हाकिम ही है। कुनर, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। लाला, हुजूर, अब बाहर न बैठे, मेरी तो यही सलाह है, जो कुछ सिर पर पड़ेगी हम ओढ़ लेंगे। वाजिद, अजी, पसीने की जगह खून गिरा देंगे, नमक खाया है कि दिल लगी है। लाला, हाँ, मुझे भी यही मुनासिब मालूम होता है, आप लोग कह दीजिए बीमार हो गए हैं। अभी यही बातें हो रही थी कि खिदमतगार ने आकर हौंफते हुए कहा, सरकार को आया है, कौन सरकार का बुलावत है? कुनर, कौन है पूछा नहीं। खिद कोर अंग्रेज है सरकार, लाला लाल मुंह है, घोड़ा पर सवार है। कुनर, कहीं छोटे साहब तो नहीं है? भाई मैं तो भीतर जाता हूँ, अब आबरू तुम्हारे हाथ है। कुनर साहब ने तो भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वाजिदौली ने खिड़की से झांक कर देखा तो छोटे साहब खड़े थे, हाथ पांव फूल गए, अब साहब के सामने कौन जाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती।
एक दूसरे को ठेल रहा है। लाला, बढ़ जाओ वाजिद औली, देखो क्या कहते हैं। वाजिद, आप ही क्यों नहीं चले जाते? लाला, आदमी ही तो वह भी है, कुछ खा तो न जाएगा। वाजिद, तो चले क्यों नहीं जाते? काटन साहब 2-3 मिनट खड़े रहे। अब यहाँ से कोई न निकला तो बिगड़ कर बोले, यहाँ कौन आदमी है? कुनस साहब से बोलो, काटन साहब खड़ा है। मियाँ वाजिद बौखलाए हुए आगे बढ़े और हाथ बांध कर बोले, खुदावंद, कुनस साहब ने आज बहुत देर से खाना खाया तो तबीयत कुछ भारी हो गई है। इस वक्त आराम में हैं, बाहर नहीं आ सकते। काटन, ओह, तुम ये क्या बोलता है? वह तो हमारे साथ नैनीताल जाने वाला था, उसने हमको खत लिखा था। वाजिद, हाँ हुजूर, जाने वाले तो थे पर बीमार हो गए। काटन, बहुत रंज हुआ। वाजिद, हुजूर, इत्तफाक है। काटन, हमको बहुत अफसोस है। कुनस साहब से जाकर बोलो, हम उनको देखना मानता है। वाजिद, हुजूर, बाहर नहीं आ सकते। काटन, कुछ परवाह नहीं, हम अंदर जाकर देखेंगे। कुनस साहब दरवाजे से चिमटे हुए काटन साहब की बातें सुन रहे थे। नीचे की सांस नीचे थी, ऊपर की ऊपर। काटन साहब को घोड़े से उतरकर दरवाजे की तरफ आते देखा तो गिरते पड़ते दौड़े और सुशीला से बोले, दुष्ट मुझे देखने घर में आ रहा है, मैं चारपाई पर ले जाता हूँ, चटपट लिहाफ निकलवाओ और मुझे उड़ा दो। 10-5 शीशियाँ लाकर इस गोलमेज पर रखवा दो। इतने में वाजिद औली ने द्वार खटखटाकर कहा, महरी, दरवाजा खोल दो, साहब बहादुर कुनस साहब को देखना चाहते हैं। सुशीला ने लिहाफ मांगा, पर गर्मी के दिन थे, जोड़े के कपड़े संदूकों में बंद पड़े थे। चटपट संदूक खोलकर 2-3 मोटे मोटे लिहाफ लाकर कुनस साहब को ओढ़ा दिए। फिर अलमारी से कई शीशियां और कई बोतल निकालकर मेज पर चुन दिए और महरी से कहा, जाकर किवाड़ खोल दो, मैं ऊपर चली जाती हूँ। काटन साहब जो ही कमरे में पहुंचे, कुनस साहब ने लिहाफ से मुंह निकला लिया और कराहते हुए बोले, बड़ा कष्ट है हुजूर, सारा शरीर फूका जाता है। काटन, आप दोपहर तक तो अच्छा था, खां साहब हमसे कहता था कि आप तैयार हैं, कहाँ दर्द है? कुन्ना, हुजूर, पेट में बहुत दर्द है, बस यही मालूम होता है कि दम निकल जाएगा। काटन, हम जाकर सिविल सर्जन को भेज देता है, वह पेट का दर्द अभी अच्छा कर देगा, आप घबराएं नहीं, सिविल सर्जन हमारा दोस्त है। काटन चला गया तो कुनस साहब फिर बाहर आ बैठे। रोजा बख्शाने गए थे, नमाज गले पड़ी। अब यह फिक्र पैदा हुई कि सिविल सर्जन को कैसे टाला जाए। कुन्ना, भाई, ये तो नई बला गले पड़ी। वाजिद, कोई जाकर खां साहब को बुला लाऊं। कहना, अभी चलिए, ऐसा ना हो कि वो देर करे और सिविल सर्जन यहाँ सिर पर सवार हो जाए। लाला, सिविल सर्जन की फीस भी बहुत होगी। कुन्ना, अजी तुम्हें फीस की पड़ी है, यहाँ जान आफत में है, अगर 100-200 देकर गला छूट जाए तो अपने को भाग्यवान समझूं। वाजिद औली ने फिटन तैयार कराई और खां साहब के घर पहुंचे, देखा ते वह असबाब बंधवा रहे थे। उनसे सारा किस्सा बयान किया और कहा, अभी चलिए, आपको बुलाया है। खां, मामला बहुत टेढ़ा है, बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी, कसम खुदा की, तुम सबके सब गर्दन मार देने के लायक हो। जरा सी देर के लिए मैं टल क्या गया कि सारा खेल ही बिगाड़ दिया। वाजिद, खां साहब, हमसे तो ये नहीं। कुनस साहब बौखलाए हुए हैं, तो 400 का वारा न्यारा है, चलकर सिविल सर्जन को मना कर दीजिए। खां, चलो, शायद कोई तरकीब सूझ जाए। दोनों आदमी सिविल सर्जन की तरफ चले। वहां मालूम हुआ कि साहब कुनस साहब के मकान पर गए हैं। फौरन फिटन घुमा दी और कुनस साहब की कोठी पर पहुंचे। देखा तो सर्जन साहब एनिमा लिए हुए कुनस साहब की चारपाई के सामने बैठे हुए हैं। खां, मैं तो हुजूर के बंगले से चला आ रहा हूँ। कुंवर साहब का क्या हाल है? डॉक्टर, पेट में दर्द है, अभी पिचकारी लगाने से अच्छा हो जाएगा। कुनक, हुजूर, अब दर्द बिल्कुल नहीं है, मुझे कभी कभी यह मर्ज हो जाता है और आप अच्छा हो जाता है। डॉक्टर, ओ, आप डरता है, डरने की कोई बात नहीं है, आप 1 मिनट में अच्छा हो जाएगा। कुन्ना, हुजूर, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अब कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर, डरने की कोई बात नहीं, ये सब आदमी यहाँ से हट जाए, हम 1 मिनट में अच्छा कर देगा। खां साहब ने डॉक्टर से काम में कहा, हुजूर अपनी रात की डबल फीस और गाड़ी का किराया लेकर चले जाएं, इन रईसों के फेर में न पड़े, ये लोग 12 महीने इसी तरह बीमार रहते हैं, 1 हफ्ते तक आकर देख लिया कीजिए। डॉक्टर साहब की समझ में यह बात आ गई, कल फिर आने का वादा करके चले गए। लोगों के सिर से बला टली, खां साहब की कारगुजारी की तारीफ होने लगी। कुनक, खां साहब, आप बड़े वक्त पर काम आए, जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा।
खां जनाब, 200 चटाने पड़े। कहता था छोटे साहब का हुक्म है, मैं बिला पिचकारी लगाए न जाऊंगा। अंग्रेजों का हाल तो आप जानते हैं, बात के पक्के होते हैं। कुन ये भी कह दिया न कि छोटे साहब को मेरी बीमारी की इत्तला कर दे और कह दे वह सफ़र करने लायक नहीं है। खां हाँ साहब, और रुपए दिए किस लिए, क्या मेरा कोई रिश्तेदार था? मगर छोटे साहब को होगी बड़ी तकलीफ, बेचारे ने आपको बंगले के आसरे पर होटल का इंतजाम भी न किया था। मामला बेग हुआ। कुन तो भाई मैं क्या करता, आप ही सोचिए। खां ये चाल उल्टी पड़ी। जिस वक्त काटन साहब यहाँ आए थे आपको उनसे मिलना चाहिए था। साफ कह देते, आज एक सख्त जरूरत से रुकना पड़ा। लेकिन खैर, मैं साहब के साथ रहूंगा, कोई न कोई इंतजाम हो ही जाएगा। कुन क्या अभी आप जाने का इरादा कर ही रहे हैं? हलफ से कहता हूँ, मैं आपको न जाने दूंगा, यहाँ न जाने कैसी पदे। मियाँ वाजिद देखो, आपको घर कहला दो, 12 न जाएंगे। खां आप अपने साथ मुझे भी डुबाना चाहते हैं। छोटे साहब आपसे नाराज भी हो जाएं तो क्या कर लेंगे, लेकिन मुझसे नाराज हो गए तो खराब ही कर डालेंगे। कुन जब तक हम जिंदा है भाई साहब, आपको कोई तिरछी नज़र से नहीं देख सकता। जाकर छोटे साहब से कहिए कुन साहब की हालत अच्छी नहीं, मैं अब नहीं जा सकता। इसमें मेरी तरफ से भी उनका दिल साफ हो जाएगा और आपकी दोस्ती देखकर आपकी और इज्जत करने लगेगा। खां अब वह इज्जत करे या न करें, जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं भी इतना बेमुरौवत नहीं हूं कि आपको छोड़कर चला जाऊं। ये तो हो ही नहीं सकता। जरा देर के लिए घर चला गया, उसका तो इतना तावान देना पड़ा, नैनीताल चला जाऊं तो शायद कोई आपको उठा ही ले जाए। कुन मजे से 2-4 दिन जल से देखेंगे, नैनीताल में ये मजे कहाँ मिलते। व्यास जी अब तो यो नहीं बैठा जाता। देखिए आपके भंडार में कुछ है, 2-4 बोतलें निकालिए, कुछ रंग जमे। तारांकन माधुरी, अप्रैल 1929। तारांकन रत्ननाथ सरशरकृत सैरे को हसार के आधार पर।